benefited with this lecture. समझे साहब? आप हम सब जानते हैं research is very important for the development of the nation. This is very important improvement of the quality of life. अब इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल आप हम सबके सामने है. देखिए आप आज ये जो अटेंड कर रहे हैं FIP, अगर हम रिसर्च में आगे नहीं होते तो आज हम सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होते. मानते हो नहीं मानते हो? आज अपने घर से इसको अटेंड कर रहे हैं. ये रिसर्च की देन है. देखिए जब आपका कोविड चालू हुआ और जो 24 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन हुआ, we all were stunned, all were surprised what to do. We were confined to home. There was no teaching, school were closed, university were closed, examination were suspended. हम सब बहुत परेशान हो गए. मगर we are very advanced, the global leader in ICT वर्ल्ड में. तो हम सब लोगों ने क्या किया? तो 5-6 दिन के बाद हमने क्या किया सबने? What happened? क्यों डॉक्टर फातिमा? यस सर हमने उसके बाद इसका ये सोल्यूशन ढूंढा कि ऑनलाइन क्लासेस हम कर सकते हैं. एंड वी गो फॉर द प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. कभी आपने सोचा था ऑनलाइन क्लास भी होती है? नो सर. देखिए तो क्योंकि हमने रिसर्च में बहुत आगे थे, ICT में हम आगे थे, हमने 6-7 दिन बाद ही वी स्विच ओवर टू द ऑनलाइन क्लास. तो फिर घर से ही हमने बच्चों को पढ़ाया, घर से ही हमने इम्तिहान लिए और सारा हमारा एज यू जैसे कि हम क्लास में पढ़. अब बल्कि आप लोग आपके हमारे सबके स्टूडेंट जो है ये चाहते हैं कि ऑनलाइन ही चालू हो, है ना. अब क्लास में नहीं आना चाहते हैं, कॉलेज में नहीं आना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में. दे वांट वी शुड कंटिन्यू विद दी ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन. हाँ जी बताइए अनुपम क्या कह रहे हैं? सर प्रणाम. प्रणाम प्रणाम. मॉर्निंग सर. मॉर्निंग मॉर्निंग. तो देखिए अभी हम सब लोग चाहते हैं ऑनलाइन ही क्लास हो. अब आपको भी काफी डिफिकल्टी आ रही होगी. गुड मॉर्निंग सर. सर थोड़ा कैमरा पीछे कर लें सर, पूरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है सर. अच्छा. अरे चेहरा हमारा क्या दिखाई देगा? बिल्कुल सर, अब अच्छा लग रहा है ना सर. अच्छा थैंक यू. गुड मॉर्निंग सर. भाई डॉक्टर नाहर सिंह. यस सर, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. गुड मॉर्निंग सर. अब देखिए. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सर गुड मॉर्निंग टू ऑल. तो अब हम ये देख रहे हैं भाई रिसर्च की वजह से हमारा जीवन बहुत ही आसान हो गया. बहुत ही जो है हर चीज का हम फायदा उठा रहे हैं और ये सब किसी ने रिसर्च की है. जब भी आप घर में बैठे हैं अभी हम सब, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो कभी ना कभी किसी ने जो है निकाली है, इन्वेंट की है, एक्सपेरिमेंट किया है, उसको हम डे टू डे लाइफ में यूज करने लगे. तो ये हमारी लाइफ को काफी इजी बना दिया, काफी क्वालिटी हमारी लाइफ की बढ़ गई. अगर 1950 में देखें और आज 2023 में देखें तो देखिए कितना अंतर है हमारे जो है रोजमर्रा की जिंदगी में. तो ऐसे रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आजादी हुई 1947 में, तो आजादी के बाद हमारे देश ने सोचा कि भाई ये रिसर्च इतनी इम्पोर्टेंट है. गवर्नमेंट ने सोचा तो एक कमीशन बैठाया. कमीशन 1948-49 में आपको सबको पता होगा, हमारे जो फॉर्मर डॉक्टर राधाकृष्णन थे प्रेसिडेंट, वो चेयरपर्सन थे. वो आप सब जानते हो बड़े वो फिलोसफर भी थे, टीचर भी थे, रिसर्चर भी थे, विजनरी भी थे. वो हर तरह से सक्षम थे और उनका हम सब लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं 5 सितंबर को हर साल. तो उन्होंने कहा भाई ये जो कमीशन है, दिस कमीशन शुड एम्फसाइज ऑन रिसर्च
research is the only way to improve the quality of life. Number one, research is the way only to improve the, you can say, we can make progress. Our country can also make progress. Those countries who are doing more researches, they are advanced. They are called developed countries. We know all very well. So, friend, what happened? He suggested that more and more researches should be there. More and more universities should be there. More and more colleges should be there. More and more institute of higher education should be there. Because researches are conducted in the higher education institution. हम सब जानते हो भाई यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में वहाँ सब लैब होती है, आप जैसे फैकल्टी होती है कॉम्पिटेंट, तो सब रिसर्च करते हैं और रिसर्च करते हैं तो कोई ना कोई नई चीज निकलती है और वो हमारे लिए लाभकारी होती है और हमारा अल्टीमेटली हमें तो फायदा होता ही है पर हमारे देश को फायदा होता है। तो उन्होंने एक बॉडी सजेस्ट की राधा कृष्णन जी ने, भाई जो है एक ऐसी बॉडी हो जो ज्यादा से ज्यादा कॉलेज खोले देश में, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी खोले ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो। तो उन्होंने एक बॉडी आप सब जानते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, सब जानते हो ना यूजीसी को? जी 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 यस सर। तो यूजीसी डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन ने, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड की थी और ये 1956 में पूर्ण रूप से काम करना शुरू की थी। हालांकि पहले से ही रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने लागू कर दिया था 53 से ही, मगर पूर्ण रूप से। तो अगर हम आंकड़े देखें तो 1950-51 में 30 यूनिवर्सिटी भी नहीं थी इस देश में और आज पता कितनी यूनिवर्सिटी हो गई हैं? डू यू नो हाउ मेनी यूनिवर्सिटी? क्यों साहब, आप कितनी यूनिवर्सिटी हो गई हैं? मोर देन 1100, मोर देन 1100, 1100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी हो गई है। तो सब यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रही है। आप सब लोग रिसर्च करके आए हैं, सब लोग जो है पीएचडी करके आए हैं या पीएचडी करवा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारे देश में राधा कृष्णन जी के विजन की वजह से आज हम इतनी प्रोग्रेस कर पाए, इतनी यूनिवर्सिटी खोल पाए और लगभग 45,000 के लगभग कॉलेज हो गए जहाँ रिसर्च कर रहे हैं आप लोग। तो इसलिए हमारे देश में जो विजनरी जो व्यक्ति है उसकी वजह से हम काफी आगे बढ़े हैं। तो इसलिए दूसरा जो कमीशन बैठाया जिसके मेंबर मुदालियर कमीशन, वो राधा कृष्णन कमीशन के मेंबर थे 1952-53। तो उन्होंने भी जो है रिसर्च के ऊपर बड़ा जोर दिया और उन्होंने कहा सेकेंडरी एजुकेशन में भी होनी चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहते हैं। और तीसरा जो कमीशन बैठा वो बैठा 1964 में और वो जो है कोठारी साहब उसके चेयरपर्सन बने। आप सब जानते हो डॉक्टर DS कोठारी को, पहले वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, हेड थे फिजिक्स के, बाद में यूजीसी के चेयरपर्सन बने। उनका जो कमीशन था बड़ा ही इम्पोर्टेंट कमीशन था और उस कमीशन की वजह से बहुत सा हमने प्रोग्रेस की, बहुत रिकमेंडेशन हुई। तो 1964-66 इसके बेस पे हमारी एजुकेशन की पहली पॉलिसी बनी, फर्स्ट पॉलिसी। कब बनी फर्स्ट पॉलिसी हमारे देश में बताओ? 1968 में। वेरी गुड, 1968 में पहली पॉलिसी बनी और इस पॉलिसी में जो कोठारी साहब ने कहा था वो सारी चीजें ज्यादातर रखी गई। और आपको बताते हैं जब पॉलिसी के अंदर कोई रिकमेंडेशन आ जाती है कमीशन कमेटी की तो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। और जैसे कि 10+2+3 कोठारी साहब ने कहा था और ये जो है पॉलिसी में रखा गया 68 में। तो आज तक देश के अंदर 10+2+3 है। मगर एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये पॉलिसी जो है हर देश की होती है, एजुकेशन इसी के द्वारा संचालित होता है और एजुकेशन ही एक इंस्ट्रूमेंट है देश को आगे बढ़ाने के लिए। मगर ये जो पॉलिसी होती है ये रिसर्च के बेस पे होती है। ऐसा नहीं है 5-6 लोग बैठे उन्होंने, जैसे कि कोठारी साहब ने पूरा जो है देश में
भ्रमण किया, आप लोगों से विचार विमर्श किया, सब डॉक्यूमेंट देखे, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट देखे, और उसके बेस पे फिर रिकमेंडेशन की, और फिर उसके बेस पे जो है पॉलिसी में आया, और सारे देश में पॉलिसी में लागू। फिर इस पॉलिसी के बाद क्या हुआ, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में कैरिकुलम फ्रेमवर्क बने, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, और उसके बेस पे फिर जो है सिलेबस बने, सिलेबस के बेस पे किताबें लिखी गई जो स्कूल और कॉलेज में हम सब पढ़ाते हैं। फिर दूसरी पॉलिसी हमारे देश की बनी 1986 में दूसरी पॉलिसी बनी। उसका आधार था टीचर एजुकेशन कमीशन 1, टीचर एजुकेशन कमीशन 2। एक स्कूल का था, एक कॉलेज का था, हायर एजुकेशन का। प्रोफेसर रईस अहमद वाज द चेयरपर्सन ऑफ द हायर एजुकेशन, प्रोफेसर चट्टोपाध्याय वाज द चेयरपर्सन ऑफ द स्कूल एजुकेशन। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया, रिसर्च की, फिर वो बात 1986 की पॉलिसी में डाली। और आपको मालूम है 1986 की जो पॉलिसी है उसकी वजह से आप लोग बैठे हैं आज यहाँ। 1986 उन्होंने कहा था एकेडमिक स्टाफ कॉलेज होने चाहिए। एकेडमिक स्टाफ क्यों होने चाहिए? जो फैकल्टी बार बार आए, बार बार जो है डिस्कस करे, बार बार फैकल्टी का जो है अपडेट हो, और इस तरह के कोर्स होने चाहिए। आज इनको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर कहते हैं। पहले ये 86 की पॉलिसी में एकेडमिक स्टाफ कॉलेज होते थे। ये हुआ। फिर अब जो है 5 सितंबर को हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने इसका नाम दे दिया मदन मोहन मालवीय ट्रेनिंग सेंटर। इसका नाम दे दिया मदन मोहन मालवीय टीचर ट्रेनिंग सेंटर। अब ये HRD से इसका नाम बदल जाएगा। ठीक है साहब, मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर, ये नाम दे दिया है। ऐसे ही जो कुछ और भी चलते थे, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, टीचिंग लर्निंग सेंटर, ये मदन मोहन मालवीय स्कीम में वो भी थे 60 के लगभग। तो अब ये 120 हो जाएंगे। नाउ दीज विल बी 120। तो ये सब जो है बार बार ट्रेनिंग करेंगे। तो ये हमारी 86 की पॉलिसी। अब हमारे 92 में जो है 86 की पॉलिसी को रिव्यू किया था, और तीसरी पॉलिसी हमारी बनी। आपको पता है तीसरी पॉलिसी कब बनी? तो डॉक्टर फारूक अहमद तीसरी पॉलिसी कब बनी? सर उसके बाद तो 2020 आई है, 12 में संशोधित हुई। नई शिक्षा नीति 92 में। हाँ, डॉक्टर दुबे ने कहा 2020 में आई तीसरी पॉलिसी। 1992 की पॉलिसी नहीं थी, वो तो रिव्यू किया था 86 को। रिव्यू किया था। हाँ, चलो बहुत अच्छा है, आप लोग खूब अवेयर हैं, यू नो ऑल द थिंग, वेरी गुड। तो जो 20 की जो पॉलिसी आई उसमें आपने खूब चर्चा की 3 साल में। सब लोग ने जो है चर्चा में, रिफ्रेशर कोर्स में सेमिनार ऑर्गेनाइज किए, वेबिनार ऑर्गेनाइज किए, पूरे देश में जो है इस पर चर्चा हो रही है, और तो आप लोगों ने बहुत की, तो इसके बारे में आप खूब जानते हैं। तो इसके 6 प्रिंसिपल हैं जो रिसर्च के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। 6 प्रिंसिपल। पहला जो प्रिंसिपल है वो है एक्सेस। तो ये पॉलिसी कहती है भाई सारे देश में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तभी तो रिसर्च होगी। जब यूनिवर्सिटी नहीं होगी, कॉलेज नहीं होंगे, तो कहाँ से रिसर्च करेंगे? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ दिस 2020 NEP इज वी शुड प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर यू। देश में होगा तो सारा देश का रिसर्च, तो हम सब आगे हो जाएंगे, जैसे हम और दूसरे लोग हो गए। तो इस पॉलिसी में ये बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, देखो हमारा देश बहुत बड़ा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आप सब जानते ही हैं। तो जहाँ पे नहीं है इस तरह की पॉलिसी ना, इस तरह की फैसिलिटी, वहाँ पे गवर्नमेंट प्रायोरिटी पे कॉलेज भी खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी खोल रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी खोल रहे हैं।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पॉलिसी का रिसर्च के लिए। दूसरा है इक्विटी, दूसरा प्रिंसिपल है इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये है, अब देखो हमारे इसमें डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट रीजन है। तो जब सब लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे और सब लोग रिसर्च करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर कुछ करेंगे तो देश तो आगे नहीं बढ़ेगा। अब जितने भी डेवलप कंट्री है, जो भी है, अमेरिका है या दूसरे जो यूके वगैरह हैं, वो आगे इसीलिए है, वहाँ भी डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, मगर वहाँ स्कूल है, कॉलेज सब जगह है और सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारे से आगे हो गए। अब हम भी इस दौड़ में हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा हम सब जगह ध्यान रखेंगे और सबको शिक्षा देंगे और सब रिसर्च करेंगे, तो अब आगे हम भी डेवलप कंट्री हो जाएंगे। अब G20 में आपने देखा ही है, G20 में सारी चीज रिकमेंडेशन आई है। अगले हम भी और सारा वर्ल्ड जो है यहाँ आया और उनको भी लगा भारत भी बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया इज आल्सो मेकिंग प्रोग्रेस वेरी। तीसरा जो लिख लीजिए, क्वालिटी। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब ये है, अब भाई जो भी काम करें, चलो एक मोटे तौर पे बताते, बाजार में जाते हैं खरीदने चीजें सब लोग, तो आप अच्छी चीज खरीदते हैं, खरीदते हैं नहीं खरीदते हैं? क्वालिटी की चीज खरीदते हैं सर। जी सर। चाहे वो कपड़ा हो। जी सर, जी सर। तो ऐसे ही क्वालिटी की रिसर्च होनी चाहिए। अब क्वालिटी की रिसर्च होगी तो पूरे वर्ल्ड में हमारा जो है वो कोट करेंगे, जैसे हम करते हैं। हम बड़े खुश होते हैं वहाँ यूएस की उधर की रिसर्चेज को अपने उसमें से पीएचडी करते हैं। तब खुश तो हम जब होंगे जब हमारी रिसर्चेज को वो करेंगे, और वो हम जब भी करेंगे जब हम क्वालिटी की रिसर्च करेंगे। तो ये तीसरा जो है प्रिंसिपल हो गया। और चौथा जो प्रिंसिपल है वो है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी, जो एजुकेशन है वो सस्ती होनी चाहिए, वो महंगी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अमीर आदमी पढ़ेंगे, गरीब नहीं पढ़ेंगे, फिर देश तो आगे बढ़ेगा नहीं। देश तो आगे जब भी बढ़ेगा जब सब पढ़ेंगे, सब रिसर्च करेंगे, गरीब भी अमीर भी। तो अफोर्डेबिलिटी, तो गवर्नमेंट इस पे भी ध्यान दे रही है। अब अब जो हम है शिक्षा पे ज्यादा महंगी शिक्षा वाले कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर बैन लगाएंगे, रेगुलेटरी बॉडी बना दी है नई, है ना, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वो ध्यान रखेगा कोई अगर जिस तरह का करता है तो उस पर जो है वॉच किया जाएगा और उसको रोका जाएगा। तो ये हो गया। और पांचवा प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी। अब जो भी काम करे वो जिम्मेवारी ले। अब ऐसा नहीं कि भाई कोई बात होगी तो कहे नहीं नहीं साहब ये तो मेरा नहीं है जी, तो उसका है, ऐसा नहीं। तो सब लोग उसमें जो काम करे वही जिम्मेवारी ले, तो वो हो जाएगा हमारा। तो ये 5 है अकाउंटेबिलिटी। हाँ जी। नंबर 1 एक्सेस, नंबर 2 इक्विटी, नंबर 3 क्वालिटी, नंबर 4 अफोर्डेबिलिटी, नंबर 5 अकाउंटेबिलिटी। मतलब जिम्मेवारी ले। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये चाहे हम भी ले, ये नहीं सरकार के ऊपर को काम हो तो सरकार ने गलत कर दिया जी, नहीं। हम सब, सरकार तो हमारी है, हम आप लोगों से बनती है। तो जो हम काम करेंगे सब जिम्मेवारी लेंगे। ये मैंने रिसर्च की है, मेरा है, इसमें चाहे पॉजिटिव रिजल्ट आए चाहे नेगेटिव रिजल्ट आए, रिसर्च इज रिसर्च। आप उसको मत सोचिए कि नेगेटिव रिजल्ट, वो बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च है क्योंकि उसमें पता लगती है क्या क्या जो है चीजें हैं, कमियां हैं। रिसर्च जो है कमियों को दूर करने के लिए है, इम्प्रूवमेंट के लिए। रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि उसको जो है फाइंड फॉल्ट और गलतियां निकालें, ऐसा नहीं। उसमें जो कमियां हैं, जहाँ गैप्स हैं, उन गैप्स को भरने के लिए जिससे कि सुधार आ सके। वी कैन इम्प्रूव। Research is always for the improvement. When you conduct research, don't bother whether results are positive, results are negative. So both will help. तो ये सब बातें हुई। अब रिसर्च इतनी इंपॉर्टेंट है, अब there are so many funding agencies for conducting the researches.
There are so many funding agencies which provide fund for conducting the researches. बस उनकी यही कंडीशन है, अगर रिसर्च का पैसा रिसर्च में यूज हो. Research money should be utilized for the research purposes. Therefore, they want MOU from the principal of the college or registrar of the university. If you don't utilize the money, then money will be taken back from the university or college. If you do your research, they will provide money as per the research proposal. So I have divided the funding agencies in 4 parts. लिख लीजिए. Number 1, government sector. Number 2, private or corporate sector. Number 3, NGO, non-government organization. Number 4, international sector. लिख लिया सबने? I hope. Yes, sir. फिर से रिपीट कर Yes, दीजिएगा. Number one. Yes, sir. Government sector. Yes, sir. Number 2, private or corporate sector. Number 3, NGO, non-government organization. Number 4, international sector. तो हमने इनको सारी फंडिंग एजेंसीज को 4 भागों में डिवाइड किया है. अब आप को पैसा कौन कौन से एक्टिविटी पे मिलता है रिसर्च पे, ये भी लिख लीजिए, क्योंकि बार बार रिपीट नहीं करेंगे, सारी फंडिंग एजेंसी उन पे देती है. नंबर 1, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, बोथ नेशनल इंटरनेशनल. मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट करोड़ों. Number 2, minor research project. Number 3, collaborative research. एक कॉलेज से दूसरे के साथ, एक यूनिवर्सिटी से दूसरे के साथ, एक कंट्री के, एक यूनिवर्सिटी इंडिया की, एक यूनिवर्सिटी जो है फॉरेन कंट्री की, कोलैबोरेटिव रिसर्च में भी पैसा देते हैं. नंबर बिल्डिंग प्रोग्राम. अब किसी ने सेमिनार करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग, किसी ने सेमिनार करना है, किसी ने कॉन्फ्रेंस करनी है, किसी ने जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स करना है, किसी ने कोई वर्कशॉप करनी है, ये सब कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम है. तो इनके लिए भी, जैसे ही आपका एक प्रोग्राम हो रहा है 5P, तो इसके अंदर जो पैसा दिया है वो उसने दिया है यूजीसी ने. यूजीसी आल्सो फंडिंग एजेंसी गवर्नमेंट सेक्टर की, है नहीं? तो Yes, sir. फिर इसके बाद बहुत स्कॉलरशिप, ये 4 एजेंसी बड़े बड़े स्कॉलरशिप देते हैं पीएचडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए. फिर फेलोशिप. आप फेलोशिप सब जानते ही हो, JRF, SRF. फिर आप रिसर्च कर रही है जी. आवाज कट रही है. नेटवर्क इशू है सर. मेरी आवाज कट रही है? सर कभी कभी आवाज जी, सर, कट आ रही है, साफ नहीं आ रही है सर. कट के आ रही है सर आवाज. साफ नहीं आ रही है? अच्छा. सबको कट रही है? जी सर, जी सर. Yes, sir. जी सर. सर ज्वाइन करें एक बार. सर ज्वाइन करें एक बार, दोबारा ज्वाइन करूं? आवाज नहीं आ रही है सर. आवाज नहीं आ रहा है सर. सर नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ. नेटवर्क कोई नेटवर्क, मेरे यहाँ कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी. आवाज साफ आ रही है सर. जी सर. अब साफ आ रही है? अच्छा. जी सर. सारे लोग म्यूट करें सर, आप आ रही है. आपकी आवाज शुरू से ही भाई साफ आ नेट रही का है. प्रॉब्लम तो देखो ऐसा है, मगर फिर भी कोशिश करिए सुनने की, दोनों साइड सुनने की है. देखिए नंबर 1, मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे.
दूसरा माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, तीसरा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, बहुत सब ये नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी देती है। फिर इसके बाद जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, आपको कोई सेमिनार करना है, कोई कॉन्फ्रेंस करनी है, कोई वर्कशॉप करनी है, ओरिएंटेशन कोर्स करना है, तो उनके लिए भी देते हैं। फिर इसके बाद बहुत सी स्कॉलरशिप हैं, स्कॉलरशिप नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी सब देती है। फिर उसके बाद बहुत फेलोशिप है ना। फिर आप जब रिसर्च कर लेते हैं तो कोई मान लो आपने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना है या नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना है, तो उसका भी ट्रैवल ग्रांट देते हैं, ट्रैवल ग्रांट फॉर अटेंडिंग दी नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। फिर उसके बाद आप मानो पीएचडी की, फॉर एग्जांपल आपने पीएचडी पूरी की, तो पीएचडी की अगर पब्लिश कराना चाहते हैं किताब के फॉर्म में, भी मिलती है, यू विल गेट द पब्लिकेशन ग्रांट। पब्लिकेशन ग्रांट तो और बहुत से आइटम है, पर ये मोटे मोटे आइटम है। अब आप एक काम करिए, जितने भी आप लोग हैं, भारत सरकार की मिनिस्ट्रीज लिखिए अपनी नोटबुक पे। हाउ मेनी मिनिस्ट्रीज आर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर इन प्रोजेक्ट में से वो पीडीएफ किस कैटेगरी में सर आता है? सर क्वेश्चन है सर। हाँ जी, हाँ बताओ, क्वेश्चन पूछ लिया करो बीच बीच में। सर ये जो मेजर, माइनर, कोलैबोरेटिव और कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब के अंतर्गत हाँ। जो पीडीएफ प्रोजेक्ट होता है, पीडीएफ वो किस कैटेगरी में? यूनियन मिनिस्ट्री है सर। फेलोशिप हो तो सभी में आता है, सबके साथ है। पोस्ट ये जितने भी डॉक्टर फेलोशिप जी, ये जो है जितने भी फेलोशिप बताई ना मैंने, फेलोशिप को बताया, पीडीएफ वगैरह जितने अलग अलग नाम है, तो ये सारे जो है नाम मैंने मोटे मोटे बताए हैं, अभी आपको डिस्कस करेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा। पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप एक एक मिनिस्ट्री का, और जब आपको बीच में सवाल आओ तो पूछ, फिर बाद में भूल जाते हैं। लिखिए सब, एक एक मिनिस्ट्री का नाम बताओ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम थोड़ा है। WRDM सर, वाटर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, वेरी गुड। और WRDM इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स सर। हाँ, सब एक एक मिनिस्ट्री का नाम। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मंत्रालय, हाँ जी, मानव संसाधन मिनिस्ट्री ऑफ बोलते रहिए बोलते रहिए। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ, तो आगे बोलिए, मिनिस्ट्री का नाम बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कोल एंड माइंस मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सर मॉस्पी। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। चलिए, बहुत अच्छा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बहुत अच्छा है। तो ये आप सोच, आप ये सोचते होंगे डिफेंस आप ये मिनिस्ट्री। सोचते हैं कि प्रोफेसर एस यादव ने ये बात क्यों पूछी, इससे क्या लेना देना है भाई। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आपसे कंसर्न है। आप किसी का एग्रीकल्चर का एरिया है, किसी का हेल्थ का है, किसी का एनवायरनमेंट का है, किसी का एजुकेशन का है, किसी का जो है एनर्जी का है, तो आप फील्ड में काम कर रहे हैं। ये जितनी भी मिनिस्ट्रीज है सब रिसर्च कराती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी मिनिस्ट्री है सब रिसर्च कराती है, और ये सारे करोड़ों रुपए देते हैं आपको, सब करोड़ों रुपए देते हैं आपको, यानी बहुत पैसा देते हैं रिसर्च करने के लिए। आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंदर से पैसा ले सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल बताऊंगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा, और फिर आप आराम से मिनिस्ट्री से डायरेक्ट पैसे लेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे। एक SSC का प्रोजेक्ट होता था, SSC को जानते हो, सर्व शिक्षा अभियान। यस सर, यस सर। तो हर मिनिस्ट्री जो है बड़ी बड़ी फ्लैगशिप स्कीम बनाती है, जिससे कि उनका मिनिस्ट्री, जैसे एजुकेशन है तो
एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो, एनवायरनमेंट वाले हैं तो एनवायरनमेंट में जो है सुधार हो। तो ऐसी इन्होंने एक सर्व शिक्षा अभियान बनाई। उसका मकसद ये था कि भाई एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 1 से 8 तक में सुधार हो, बच्चों को जो है अचीवमेंट अच्छा हो, टीचर का भी जो है नॉलेज बढ़िया हो, सोसाइटी को भी फायदा हो, अच्छी किताबें हो, यानी उसका था टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन 1 to 8। तो इसके अंदर जहां भी देश में ये 2000 के अंदर इन 2000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन MHRD स्टार्टेड दिस स्कीम। तो सारे देश को कहा कि भाई जिसकी जो कमी है 1 से 8 क्लास तक के स्कूलों में, वो आप हमारे पास प्लान बना कर आइए, हम आपको पैसा देंगे। कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं किताबें नहीं है, कहीं बच्चे नहीं आते हैं, कहीं मिड डे ऐसा रखा हुआ है। फिर क्या हुआ, ये भी सोचा गया भाई जो अध्यापक लोग हैं उनका भी गुणवत्ता बढ़नी चाहिए। तो एक प्रोविजन रखा, अब 20 days ट्रेनिंग फॉर एवरी टीचर एवरी ईयर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी 20 दिन की ट्रेनिंग हर टीचर की हर साल ऑर्गेनाइज की जाए। और आप जानते हो एलिमेंट्री लेवल पे 40 लाख से ज्यादा टीचर काम कर रहे हैं इस देश में, मोर देन 40 लाख। तो उनकी 2000 से ट्रेनिंग चालू हुई और हर साल सबको 20 दिन की कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आप लगा लो कितना पैसा खर्च हुआ होगा। अब किसी ने कोई लैंग्वेज में की, किसी ने सब मतलब रेगुलर की। तो 2020 में एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो मैंने सोचा कि 10 साल हो गए, 40 लाख लोगों की ट्रेनिंग होते हर साल 20 दिन की, इतना पैसा खर्च हो गया। तो देखते हैं कि इससे कोई फायदा हुआ बच्चों को या नहीं हुआ। तो हमने एक प्रपोजल बनाया, उसमें सारी चीजें लिखी। तो उसका 2 साल का, हाँ बोलो। इवैल्यूएशन का सर प्रोजेक्ट, हाँ इम्पैक्ट का। हमने कहा भाई 2 साल में हम देखेंगे ये जो 20 दिन का ट्रेनिंग है 10 साल के अंदर क्या फायदा हुआ। तो हमने एक नाम बना, इम्पैक्ट ऑफ इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग अंडर SSA ऑन क्लासरूम ट्रांजैक्शन। इम्पैक्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग अंडर SSA ऑन क्लासरूम ट्रांजैक्शन, ये प्रोजेक्ट का नाम था। एक प्रपोजल बनाया। तो इसमें क्या था कि भाई ये देखना था कि ये जो ट्रेनिंग हो रही है इसका क्या इम्पैक्ट है स्कूल के अंदर, क्या बच्चों का प्रभाव है, क्या टीचर के ऊपर है। तो ये सारी चीज देखनी थी। तो फिर हमने एक प्रपोजल बनाया 2 साल का, उसका करोड़ रुपए का बजट रखा, 200 लोगों को हमने जो है उसके अंदर इंक्लूड किया, 15 स्टेट का लिया। ये सारी चीजें डिटेल में बनाई प्रपोजल। और फिर एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक वो है कमेटी जो पैसा देती है रिसर्च करने के लिए पूरे देश को। तो आप भी वहां भेज सकते हैं कभी भी। उसका नाम है CARP, CARP, कमेटी फॉर अप्रूवल ऑफ CARP, CARP, कमेटी फॉर अप्रूवल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। कमेटी फॉर, ये हर सब्जेक्ट के लिए है सर? हाँ सिर्फ रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है CARP, कमेटी फॉर अप्रूवल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। आप हर मिनिस्ट्री में इस तरह की कमेटियां हैं, वो आप वेबसाइट पे खोल कर देख लें। तो मैंने वहां प्रपोजल भेज दिया। सारी साल कोई भी भेज सकता है पूरे देश से। तो जब कुछ प्रोजेक्ट हो जाते हैं तो कमेटी में जो वहाँ का जो सेक्रेटरी चेयरमैन होता है और चेयरपर्सन और 20 के लगभग जो है बड़े बड़े रिसर्चर, एडवाइजर, बड़े बड़े जो है एजुकेशनिस्ट होते हैं सारे देश से। तो वो कमेटी बुलाती है, हमें बुलाया। तो उन्होंने कहा भाई आप क्या करना चाहते हो? मुझे हम इसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं जो टीचर ट्रेनिंग हो रही है। तो बोले हमने प्रेजेंट किया, बताया हम 2 साल में कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या टूल बनाएंगे, क्या सैंपल होगा, कितने लोग होंगे, वे लोग क्या काम करेंगे, सबका पैसा भी बताया। तो 2 करोड़ टोटल का। तो उन्होंने कोई सवाल जवाब हुए तो है वो उन्होंने हमें अप्रूव कर दिया।
तो अप्रूव करने के बाद हमने जो एक्टिविटी बता रखी थी, और भाई इस महीने ये करेंगे, इस महीने ये करेंगे, तो मिनिस्ट्री को हम काम करते रहे और एक्टिविटी भेजते रहे, वो पैसा भेजते रहे एनसीईआरटी को, और हम रिसर्च करते रहे। और तो 2 साल के अंदर हमने प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। तो इसको 4 वॉल्यूम में बनाया हमने, 4 वॉल्यूम, एक कंसोलिडेटेड, एक कैसे कैसे ट्रेनिंग का मटेरियल पूरे देश में यूज हो रहा था वो, एक जहां जहां ट्रेनिंग हुई केस स्टडी, और 4th में जो है हमने टूल बनाए। अब आप अपने गूगल खोलिए सब लोग, एवरीबॉडी इज रिक्वेस्टेड टू ओपन गूगल। गूगल खोलिए प्लीज, ओपन गूगल, ओपन सर। सब खोलो। वो क्या? खोलिए साहब। खोल लिया सर। यस सर। यस सर। अब लिखो एनसीईआरटी, आप लिखिए एनसीईआरटी। आ गया सर। आ गया? यस सर। यस सर। हाँ, एनसीईआरटी के बाद थोड़ा स्पेस देकर मेरा नाम लिखो, एस के यादव। यस सर। यस सर। क्या निकला? एनसीईआरटी टूल किट। हाँ, बस यही देखना है। इंसेट टूल किट, इंसेट टूल किट। यस सर। हाँ, ये इन सर्विस यस सर। फॉर टीचर्स, इसके अंदर 14 टूल हैं, 14 टूल हैं। यस सर। तो ये बाद में देख लेना, मैंने तो आपको एक जरा प्रैक्टिकल कराया था आपके यूज के लिए। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक जगह इतने टूल कहीं नहीं मिलेंगे आपको, हमने अपने प्रोजेक्ट में बनाए थे। तो आप इनको यूज कर सकते हो जितने टूल आपको चाहिए, बस जहां आप काम करें एनसीईआरटी का एक्नॉलेजमेंट कर देना, ठीक है? बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, डाउनलोड करो, यूज करो। ये मैंने आपको डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, ये 4 रिपोर्ट जो है नहीं, अभी नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना है। ये तो सिर्फ एक सोर्स आपको इसको बाद में यूज कर लेना, जब हम आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तब यूज करना। अच्छा, तो एक ये चारों वॉल्यूम एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे भी है, गूगल पे भी है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब यूज करें तो वहाँ एक्नॉलेजमेंट कर देना। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है एनसीईआरटी, सिर्फ 1000 रुपये में सारे वॉल्यूम मिल जाएंगे। एनसीईआरटी को लिख दीजिए, ये इंसेट टूल किट के पीछे एड्रेस दिया हुआ होगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी की धरोहर है। हम तो उसमें एम्प्लॉय थे, जो काम मिलता था हम करते थे, जैसे आप कर रहे हो। तो वहाँ 1000 रुपये में 4 वॉल्यूम आपके घर पे पहुंच जाएंगे। एनसीईआरटी पब्लिकेशन डिवीजन होता है, जो हम काम करते हैं, वो पब्लिकेशन डिवीजन में उनकी प्राइस फिक्स कर देते हैं, पर सारे देश में वो लोग खरीदते हैं, मगर बहुत सस्ती है। अगर प्राइवेट सेक्टर में होता है तो कम से कम 20,000 की 4 ऐसे। ये मैंने, मेरे ख्याल में आपको क्लियर होगा। किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकता है। ऐसे हर बॉडी है, हर मिनिस्ट्री की, तो आप करोड़ों रुपए अपने एरिया में ले सकते हैं। ऐसे उसको पढ़िए, और कोई आपका सवाल हो तो पूछ सकते हो। मैंने एक प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है, बताइए, बोलिए, किसी का कोई सवाल हो। सर कैसे गूगल खोलेंगे? सर ये कहाँ मिलेगी? मिनिस्ट्री की कौन सी बॉडी है जो फंडिंग दे सकती है? बोलिए। गूगल में सर कैसे खोलेंगे उसकी आदत करके? नहीं, गूगल को तो बंद कर दो अब, वो तो एक प्रैक्टिकल करा है, बाद में पढ़ना है। चलेंगे तो मैं आपको इसलिए जिसके को आराम से आपको मिल जाए। चले आगे चले। यस सर। यस सर। चलो ठीक है।
अब आपको मैंने ये सब बताया कैसे कैसे होता है, अब बड़ा आराम से आपको एक एक्सपीरियंस भी बता दिया, और आप भी कार कमेटी में भेजिए और करोड़ों रुपए लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट करो, और टूल भी बता दिया मैंने, सोर्स भी बता दिया, ऐसे हर मिनिस्ट्री के अंदर है। फिर इंटरडिसिप्लिनरी एनईपी में आजकल इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन से साइंस के साथ ले सकते हो, एजुकेशन से इंडस्ट्री के साथ ले सकते हो, एजुकेशन का हेल्थ के साथ ले सकते हो, तो दोनों मिनिस्ट्री में दोनों से कहीं भी एक। सर 2-3 तो ऐसे- डिपार्टमेंट मिलकर भी ले सकते हैं ना प्रोजेक्ट सर? सर एक ही हाँ बिल्कुल भी होना है। एक ही आजकल पॉलिसी ने कहा इंटरडिसिप्लिनरी, वो चाह रहे हैं कि इस तरह का हो। इंटरडिसिप्लिनरी का जो पॉलिसी है 2020 की, उसमें बड़ा एम्फेसिस है। तो वो कैसे मिलेगी वो किसी भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे है एक सर प्रपोजल। जैसे आपने हेल्थ का मिनिस्ट्री, एजुकेशन और हेल्थ का ले लिया, तो आप हेल्थ वाले में भी अप्लाई कर सकते हो, एजुकेशन वाले में भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों जगह से मिल सकता है। सर हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी का मिनिस्ट्री एजुकेशन बड़ी वो है, एजुकेशन में अप्लाई कर दो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से भी सर, कल्चर का कर दो, एजुकेशन में तो सब आ रहे हैं। हिंदी का तो सर हिंदी भाषा केंद्र से भी मिल सकता है। केंद्रीय हिंदी की जो यूनिवर्सिटीज हैं, हिंदी का संस्थान है मैसूर के अंदर, हिंदी के बहुत से संस्थान हैं, हिंदी के इंटरनेशनल आता हूँ अभी, हिंदी वालों के लिए बहुत है, इंग्लिश वालों के लिए बहुत है, उर्दू लैंग्वेज अलग अलग है, इंटरनेशनल सब ऐसा मिलता है। बस आप एक बार रिसर्च शुरू करो काम। अब मैंने आपको बता दिया एक तरीका, देखो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने दिया, तो ऐसे जैसे मैंने किया तो आप भी कर सकते हो, और आप भी अपने फील्ड में काम करो। और टूल भी बता दिए, इन टूल को आप मॉडिफाई कर सकते हो, वो ऐड कर, जितने चाहो कर लो। सर मैं आइटम ऐड पूछना चाहती हूँ। करना हो को हेलो ये स्वाति सर, जब सर अपने एक्सपेंडिचर का हम लोग एस्टिमेट देते हैं, तो सर क्या प्रोजेक्ट के समय वो इधर उधर हो सकता है एक्सपेंडिचर जो भी हमने एस्टिमेट किया? हाँ इधर जब देखिए, अब हमने एस्टिमेट दिया तो हमने 2 करोड़ का दिया, तो उसमें थोड़ा सा 1-8 लाख रुपए ज्यादा हो गया, तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो वो आपको पैसा दे देते हैं। पैसा बच जाता है तो उनको वापस कर देते हैं। एस्टिमेट एग्जैक्ट बड़ा मुश्किल है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ठीक है, सर एक ओवरहेड कॉस्ट रखा जाता है, उसी से वो आ जाता है। हाँ हाँ जी थैंक यू। बोलिए। ये कॉस्ट का सब मार्केट का इंस्टीट्यूशन के रेट अवेलेबल है, गूगल पे देख लेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है प्रिंटिंग का कितना है, फेलोशिप यूजीसी का कितना है, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली लिखना होता है। सर इसके लिए कोई क्राइटेरिया भी निर्धारित है क्या? क्राइटेरिया हर एक इंस्टीट्यूशन का, ऐसे एनसीईआरटी खोलोगे तो प्रिंटिंग का, फोटोकॉपी का, ये सब देना होता है ना, ये सब अवेलेबल होता है। यूजीसी का आप जिस तरह का खोलोगे सब पता लग जाएगा। और थोड़ा जब आप वहाँ जाओगे ना, जब प्रेजेंटेशन के लिए, तो थोड़ा बहुत ज्यादा होगा तो लोग बता देते हैं, तो वहाँ कॉस्ट अगर कम है तो ज्यादा हो जाती है, ज्यादा है तो कम भी हो जाती है। और फिर जब एक्चुअल करते हैं तो जस्टिफिकेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। ओके सर, जस्टिफिकेशन सही होना चाहिए, अगर हाँ ये वास्तव में इसने काम किया है, इसमें पैसे की कमी थी, थोड़ा ज्यादा ध्यान तो दे देते हैं। जी जी जी, नो प्रॉब्लम। यानी कोई भी फंडिंग एजेंसी अड़चन नहीं लगाती है, पर अड़चन जब लगती है जब कोई रिसर्च करता नहीं, पैसा का यूटिलाइज करता, वो सब रिसर्च आते हैं आपसे। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके अंदर नेशनल बॉडी होती है, नेशनल बॉडी है, जैसे कि यूजीसी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए, तो ऐसी नेशनल बॉडी बहुत हैं हर एक के अंदर। जैसे काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्री, ये सारी इसके अंडर बहुत सी है। सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट है, कोई हिंदी के बारे में पूछ रहा था
तो यहाँ पे जो है आप पैसा ले सकते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान है मिनिस्ट्री के, कई उसमें ले सकते हैं आप। एक नीति आयोग है, नीति आयोग को जानते होंगे। नीति आयोग सारी मिनिस्ट्रीज का जो है वो डिस्कस करता है पॉलिसी, और उसका प्राइम मिनिस्टर जो है चेयरपर्सन होता है। तो यहाँ पे नीति आयोग में भी सारे आपको प्रोजेक्ट का सब चीजों में पैसा मिलता है। यहाँ डायरेक्टली यहाँ भी ले सकते हो आप। यहाँ एक जर्नल निकलता है नीति आयोग से, एक जर्नल लिखता है योजना। तो योजना में आप अप्लाई कर सकते हो। योजना में अपना लिखिए, तो आप अच्छा आर्टिकल लिखेंगे तो प्रधानमंत्री तक जाता है, सारी पॉलिसी बनती है आपके योजना जर्नल के जो आप लोग लिखते हैं वो। आप वहाँ पे आर्टिकल लिखिए और वो पैसा भी देते हैं, ऑनरेरियम देते हैं हर एक को। तो अच्छा आर्टिकल इसमें जरूर लिखिए योजना में। फिर इसके बाद जैसे बैंक वगैरह है, ये भी सब रिसर्च के लिए, एग्जाम्पल जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अब ये इकोनॉमिक्स कॉमर्स सब में पैसा देता है। वहाँ पे उनका खोलो वेबसाइट और वहाँ अप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है। इसके बाद नेशनल बॉडीज हैं, नेशनल बॉडीज हर एक मिनिस्ट्री के अंडर होती हैं, तो वो सब पैसा देती हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूजीसी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है। AICTE है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। ऐसे हर एक मिनिस्ट्री के अंदर है, सब पैसा देती है रिसर्च करने के लिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आता है। हाँ जी सर, यूजीसी का न्यूली अपॉइंटेड टीचर के लिए प्रोजेक्ट है ना, जो हम लोग अप्लाई करते हैं। अभी बताता हूँ, सब एजेंसी न्यूली अपॉइंटेड को देती है, सब सारी एजेंसीज। अभी बताता हूँ आपके लिए, कई बताता हूँ। तो यूजीसी 1956 में हुई। इसके जो ब्रांचेज हैं, रीजनल सेंटर पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बेंगलोर, और सब साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, प्योर साइंस, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल, एग्री, सब में पैसा देते हैं। और माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट आप सबको पता है, सब में देते हैं। JRF स्कॉलरशिप सब देते हैं। यूजीसी में फैकल्टी डेवलपमेंट जो मैंने बताया था उसका भी पैसा देते हैं। बहुत स्कीम में है, जब इसको पढ़ेंगे यूजीसी में जाओगे, एमरेटस स्कॉलरशिप, JRF, SRF, PDF पूछ रहा था, टीचर फेलोशिप के लिए अलग से है। जो कॉलेजेस हैं उनके लिए अलग से है। कॉलेजेस क्योंकि कॉलेज के लोग कहते हैं साहब यूनिवर्सिटी वाले ले लेते हैं, तो चलो भाई कॉलेज के लिए एक अलग से और एडिशनल बना देते हैं। उसका नाम है ब्लॉक ग्रांट टू कॉलेजेस, ब्लॉक ग्रांट टू कॉलेजेस। तो इसके अंदर मेजर माइनर प्रोजेक्ट ये सब फंड है, इसको खोल के देख लेना आप। ट्रैवल ग्रांट वगैरह सब है। आप ब्लॉक ग्रांट टू कॉलेजेस, जो कॉलेज के लोग हैं उसमें तो अप्लाई कर ही सकते हो, बाकी में इसमें फिर अलग से कर सकते हो। फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते रहते हैं, आप जरा ध्यान रखा करो। एक स्ट्राइड का प्रोजेक्ट आया था, इसमें करोड़ों रुपए दिए, यूनिवर्सिटीज कर रही हैं सब, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। तो ऐसे बीच बीच में प्रोजेक्ट आते रहते हैं, कुछ स्कीम आती रहती है, कुछ बंद। स्ट्राइड आया था एक से, जो है ना, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियन डेवलपिंग इकोनॉमी। तो इसके लिए करोड़ ऑफ रुपीज जो है रिसर्च प्रपोजल भेजा यूजीसी को, और यूजीसी ने सब यूनिवर्सिटीज, कॉलेज जिनका प्रोजेक्ट ठीक था उनको दे दिया था। वो कर रहे हैं अभी ह्यूमैनिटीज, ह्यूमन साइंस पे। फिर जो है ना, वो कोई पूछ रहा था नया जो लग रहे हैं, एक यूजीसी की स्कीम है, उसका नाम लिख लो, फैकल्टी रिसर्च प्रमोशन, रिसर्च प्रमोशन स्कीम। तो ये जो है फैकल्टी रिसर्च प्रमोशन स्कीम, ये तीनों लेवल पर है। जो नए लगते हैं उनके लिए भी है, और जो 10-12 साल हो जाते हैं, बीच किसी नौकरी हो जाती है उनके लिए भी है, और जो रिटायरमेंट के नज़दीक बड़े सीनियर प्रोफेसर है उनके लिए भी है। तो ये एंट्री लेवल पे भी है, somebody has asked this question, मिडिल लेवल के लिए भी है और सीनियर फैकल्टी के लिए भी। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर कह दीजिए। तो ये दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर ऑल लेवल, इट इज ए फैकल्टी रिसर्च प्रमोशन स्कीम। इज इट क्लियर? somebody was asked this question. क्लियर सर? यस सर। ठीक है,
ये इसमें अप्लाई करिए, इसमें करिए अप्लाई जो जिसमें एलिजिबल है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी बोलिए। सर अगर हम पीडीएफ करते हैं सर्विस के दौरान तो क्या सर्विस में ब्रेक माना जाएगा उसे? नहीं पीडीएफ का जितना टाइम नहीं है। नहीं नहीं, वो तो आपको सर्विस के दौरान मैम नहीं होता है पीडीएफ। ये जो है आपको स्टडी लीव मिलती है पीएचडी के लिए। पीडीएफ के लिए सर? पीडीएफ तो आप इस सर्विस के पहले करते हैं लोग, रिसर्च पीएचडी करते हैं, फिर जिनकी नौकरी नहीं लगती है पीडीएफ कर लेते हैं, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप। तो वो जब तक आप इधर उधर नौकरी भी ढूंढ लेंगे उसमें 40,000 रुपए मिलते रहते हैं। तो सर जॉब के बीच में ब्रेक लेकर अगर हम लोग लीव विदाउट पे ले ले 2 इयर्स या इस तरीके से? विद पे मिलती है छुट्टी पीएचडी जिसने नहीं की। हाँ फॉर पीएचडी सर द प्रोविजन इज देयर। करता हो पीडीएफ भी किया जा सकता है बट लीव विदाउट पे। जी जी हाँ नहीं, फिर तो दोनों जगह से पैसा नहीं मिलता ना आशुतोष जी। यस सर दोनों जगह से पैसा, इसलिए सर लीव विदाउट पे सर। भाई जब आपको तनख्वाह मिल रही है तो पीडीएफ होता है एक्चुअली मिलता है, बट ड्यूरिंग सर्विस सर वी कैन डू सर पीडीएफ आल्सो सर। यस ओके ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। एक क्वेश्चन है मेरा सर, एक क्वेश्चन है। तो आप बीच में जो है ना ये नई नई स्कीम आती रहती है, जिसे 5 सितंबर 2022 को ऑन द बर्थडे ऑफ द डॉक्टर राधा कृष्णन 4-5 स्कीम अनाउंस कर दी। कई बार गवर्नमेंट नहीं अनाउंस तो यूजीसी ने की, उनमें आप अप्लाई कर देखो कोई स्कीम। अच्छा कई स्कीम कई बार कहते हैं आदत बंद हो गई, तो बंद हो गई तो कोई बात नहीं, दूसरी चालू हो गई। पर आप खोलते रहा करो, देखते रहा करो, जब अपॉर्चुनिटी मिले उसी में को यूज कर लिया करो। अब जैसे कि ये 2022 को एक स्कीम चालू की थी जिनके सिंगल गर्ल चाइल्ड है, जिस पेरेंट्स के एक लड़की है, तो पीएचडी में उसको जो है रिसर्च का 5 साल का उसको पैसा मिलता है, और जो है वो जीआरएफ 31,000 रुपये पर मंथ और एसआरएफ जो है 45,000 रुपये पर मंथ। तो अगर कोई ये सर साइट पे दिखा रहा है ये सिंगल सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले फेलोशिप। ये लिख रहे हो आप, उसमें देख लेना सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप ये सर यूजीसी। फिर सारी चीज थीसिस पब्लिकेशन के लिए आप अभी कुछ बता रहे थे, कौन सी ग्रांट या जो है हमें वो पब्लिश कर सकते हैं? पब्लिकेशन ग्रांट। हाँ आपने को छपवाना हो तो सारी देते हैं, छापने के लिए अच्छी किताब है तो उसका पैसा दे देते हैं आपको, किताब बनवा दो उसको। पीएचडी हाँ पीएचडी या रिसर्च का बढ़िया प्रोजेक्ट है, वैसे तो प्रोजेक्ट के अंदर ही पैसा होता है, अगर नहीं दिया है तो आप अलग से छाप लो उस किताब के रूप में किसी एजेंसी को। थीसिस को सर छपवाना चाहते हैं, नहीं छपवाया है अभी तक। हाँ जी पीएचडी थीसिस को सर पब्लिश कराना चाहते हैं तो कैसे करें? पीएचडी थीसिस के लिए सब देते हैं, एनसीईआरटी भी देती है, आईसीएसआर भी देती है, यूजीसी भी देती है, सब देते हैं, सारी एजेंसी देती है। सर मेरी यूनिवर्सिटी में बताया गया है कि अगर आप इन सर्विस पीएचडी करते हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में 4-5 लोग हैं जिनको पीएचडी करना है, तो वहां पे बताया गया कि अगर आप इन सर्विस पीएचडी करने जाते हैं तो सिर्फ जो 6 महीने का कोर्स वर्क है उसमें ही आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद में अगर आप छुट्टी लेते हैं या सपोज कोई फुल टाइम अगर पीएचडी करने जा रहा है तो फिर बाकी का पीरियड आपको लीव विदाउट पे रहना पड़ेगा। स्टडी लीव का प्रोविजन है हर यूनिवर्सिटी। वो सर बट आपको लेना होगा पार्ट टाइम में, फुल टाइम में नहीं मिलेगा। पार्ट टाइम में हाफ सैलरी मिलता है और 2 इयर्स का प्रोविजन है छुट्टी का। हाँ जी सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ सर जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो मेरा सिर्फ 49 डे मेरा मतलब रेसिडेंशियल रह गया था बीएचयू का। क्योंकि सर विज्ञापन संख्या 47 जो है वो आपको एक मतलब न्यू क्रिएटेड पद है, इसलिए मतलब हमको अब चूंकि 2 साल का टेम्पोररी विड्रॉल हम ले चुके हैं, तो मतलब एट द टाइम जिस टाइम हमको जाना था डिपार्टमेंट। हाँ सर जैसे मैं 2 साल का टेम्पोररी विड्रॉल लेके आ गया। सर हेलो
आवाज आ रही है? हाँ देखिए निर्भय सिंह जी, मेरे को ऐसा पता लगा जो आप कह रहे हैं, थोड़ी आवाज कट रही है या गूंज रही है। अभी 2 साल तो आपने तो पीरियड का छुट्टी ले ली, 2 साल की छुट्टी ले ली, अब वो पूरा हो गया, फिर आप डिपार्टमेंट नहीं गए तो ये गलत बात है। डिपार्टमेंट से को लिख दे मेरा जो है 6 महीने का काम हो रहा है, मुझे एक्सटेंड कर दी जाए, तो डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी कर देती है। अगर नहीं करिए है तो फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर वो उसके साथ साथ काम। इन जनरल ज्यादा परेशानी नहीं करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कई मान लो कई टीचिंग का, जैसे वो कह रहे हैं कि आप थीसिस जमा नहीं करेंगे क्योंकि आपने रेसिडेंशियल पूरा करने के बाद आप डिपार्टमेंट नहीं आए। हालांकि मुझे यहाँ कॉलेज से कोई छुट्टी थी ही नहीं कि जिसमें मैं 49 दिन जाके, क्योंकि 3 साल के रेसिडेंट यहाँ पे भी जो हमारा वो है विज्ञापन संख्या 47 जो है उसमें प्रिंसिपल और मैनेजमेंट ये कह रहे हैं कि आपका पद अभी अस्थायी है, क्योंकि उसमें नवसृजित पद है, वो 3 साल के बाद ही स्थायी होता है। तो इसमें सर ये है कि यूनिवर्सिटी कह रही है कि चूंकि आप टेम्पररी विड्रॉल के समय आप नहीं ज्वाइन कर पाए, इसलिए आपको अब थीसिस जमा नहीं करना है, जबकि मेरा सिर्फ 49 दिन रेसिडेंशियल वहाँ बाकी रह गया था। इसलिए मैंने हाई कोर्ट में फिर केस तो किया है, लेकिन ये कहाँ का नियम है कि जब एक प्रोफेसर बनने के बाद, एक सेकेंड सर, ये कहाँ का, जैसे यूजीसी को भी ये चीज सोचना चाहिए कि एक प्रोफेसर अपने पढ़ाते समय भी रिसर्च कर सकता है, तो फिर ये कौन सा है कि एक जो शोधार्थी था वो जब आपको जॉब में लग गया तो वो रिसर्च क्यों नहीं कर सकता? ऐसा तो नहीं है कि वो पहले शोध कर रहा था बाद में डाकू को बन गया और आके टीचर ही तो बना है। नहीं आपकी बात है, आप देखिए यूजीसी को और लोगों को भी, अरे हाँ, बीएचयू के नए चीफ सलाहकार आए हैं, सुधीर जैन जी आए हैं अमित शाह के कोटे से, पैसा पहुंचा रहे हैं, बाकी स्टूडेंट के बारे में कुछ नहीं। देखिए ऐसे थोड़ी बहुत डिफिकल्टी कई लोग क्रिएट कर देते हैं निर्भय सिंह जी, वो जानबूझ के करते हैं, मगर जैसे आप सही रास्ते पे जा रहे हो तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी मेरा कहने का मतलब यह है, इन जनरल जो है, मेरी प्लीज लिसन, इन जनरल ये बात है कि भाई स्टडी लीव प्रोविजन है, उसमें सैलरी का भी प्रोविजन है, और थोड़ा बहुत हमारे कम टाइम ज्यादा लगता है तो जनरली दे देते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो उनका यहाँ नहीं जिक्र करेंगे, आप सबको मालूम है उन बातों का। सर पूरे बीएचयू के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि टेम्पोररी विड्रॉल और एक्सटेंशन की वजह से, ऐसे हम ही नहीं है, ऐसे कम से कम बीएचयू में हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं। नहीं वो जानबूझ के सर, अभी हम लोग को तो कोर्स वर्क करने के लिए भी सर अभी कॉलेज में जाकर भी पढ़ाना भी पड़ता है, तो तमाम समस्याएं सर हैं। ये सर आपकी समस्या नहीं है, ये कुछ और होती है और व्यवहारिक स्तर पे कुछ और होती है। सर एक क्वेश्चन नहीं, ये आपकी बात देखिए ऐसा है, मैं एक जनरल बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे आप एम्प्लॉई है या हम एम्प्लॉई हैं, वो पीएचडी के लिए छुट्टी जब ही देते हैं जब वो सोच लेते हैं कि हमारा जो काम है वो डिस्टर्ब ना हो। हाँ सर, टीचिंग होना चाहिए, ये सबका देखिए ऐसा ही सबका होता है। सर ये एक बहाना है, मैं बता रहा हूँ कि सर हमारे कॉलेज में हमारे कॉलेज में निर्भय सिंह फिर किसी और में शेयर करेंगे, फिर आगे पूरा नहीं होगा लेसन, टाइम बहुत थोड़ा है, प्लीज लिसन टू मी। बस सर एक सेकेंड, आप जो बच्चे भी तो सर्वाइव करते हैं, बच्चे सर्वाइव ना करें इस वजह से ये सब व्यवस्था की जा रही है। सर हमारे कॉलेज में 10 साल से इंग्लिश डिपार्टमेंट में कोई टीचर नहीं था। निर्भय सिंह जी, मैं अपना फोन दे दूंगा तो फोन पे बात करेंगे। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बातें बताना चाह रहा हूँ, ये भूल जाएंगे फिर। कंटिन्यू कीजिए सर। जी सर बताइए सर, बताइए। मेरा आप प्लीज मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए, फिर जिसको जो जरूरत हो आई विल हेल्प। जी सर। क्वेश्चन आंसर लास्ट में करेंगे। 9891 513 542 9891 513 542 प्रोफेसर एसके यादव। आपको जब भी कोई ये बात है, क्योंकि अब आपका टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर जो चीज बताना चाहता हूँ रह जाएगी,
तो मैं ये कह रहा था कि ऐसी बड़ी स्कीम है जो आपके लिए बड़े फायदेमंद है, जैसे ज्योति। सर एक बात, कॉन्टेक्ट नंबर रिपीट कर दीजिए प्लीज। 9891 513 542 98 91 513 542 प्रोफेसर एस के यादव। आप किसी वक्त फोन कर लेना। अभी मैं 10-15 मिनट मेरे पास है, मैं आपको थोड़ी मोटी मोटी बात बताना चाह रहा हूँ, प्लीज। ठीक है, अब जैसे 5 ये सिंगल गर्ल चाइल्ड की निकली, फिर जो हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर हैं वो रिटायर हो जाते हैं, बड़े अच्छे रिसर्चर हैं, 5 सुपरएनेटेड फैकल्टी के लिए 10 लाख रुपए 50,000 रुपये पर मंथ 50,000 रुपये कंटीजेंसी, वो रिसर्च कर सकते हैं अपने वहाँ। और इन सर्विस में जो नए लोग हैं या जो सर्विस में आप जैसे लोग, रिसर्च ग्रांट फॉर इन सर्विस, ये जो है यूजीसी की स्कीम खोल के देख लीजिए, और इसमें 10 लाख रुपए मिलेंगे, 200 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे 2 साल के लिए। फिर डॉक्टर DS कोठारी रिसर्च ग्रांट न्यूली रिक्रूटेड, जो पूछ रहा था मेरे से कोई न्यूली रिक्रूटेड, एक और स्कीम है आपके लिए, डॉक्टर DS कोठारी रिसर्च ग्रांट फॉर न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी मेंबर, अनाउंस्ड ऑन 5 मार्च 2020। ये सर दे रहा है कि विदिन 2 ईयर ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं DS कोठारी रिसर्च। बिल्कुल बिल्कुल, नए लोग जो है एक न्यूली। मेरा एक क्वेश्चन था कि इसके लिए मैंने अप्लाई कर रखा है, लेकिन अभी 1 साल से ज्यादा हो गया, इसमें कोई रिजल्ट? जो आप इसमें दोबारा भेजते रहो ना, आपका जाता क्या है, ईमेल भेजते रहो, कभी ना कभी तो जवाब आएगा। देखो सारे देश से अप्लाई करते हैं, करोड़ों लोग होते हैं, आप समझते हो, वहाँ पे एक डिप्टी सेक्रेटरी बैठा होता है जो जवाब देता है। जी सर। PDF एक नया जो है, इन्होंने जो है 900 जो PhD कर लेते हैं नौकरी नहीं लगती है, तो 900 PDF की फेलोशिप भी पा सकते हैं। ठीक है साहब, ऐसे बहुत सी और जो है इसकी गवर्नमेंट की बॉडी है, जैसे AICT है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है। फिर म्यूट कीजिए अपने आप को। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर के अंदर, तो ये आप खोल के देख लीजिए मिनिस्ट्री में। ठीक है साहब, फिर DRDO है, एटॉमिक एनर्जी है, बायोटेक्नोलॉजी है, ओशन डेवलपमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च है, साइकोलॉजिकल। तो ये सारी बहुत फैसिलिटी है गवर्नमेंट के अंदर। तो आप एक में ना मिले दूसरे में अप्लाई करो, दूसरे में ना, तीसरे में आप यानी एक के पीछे मत पड़ो, उसको परस्यू करो, और नई बात बनती है तो दूसरी जगह, सब जगह पैसा मिलते हैं। मनी इज ए नो प्रॉब्लम, बस यूज करना शुरू करो आप। फिर आपके पास आता है प्राइवेट सेक्टर, ICSR है, ICSR में बड़ा पैसा है। ICSR में अभी भारत सरकार ने जो है 30 स्कीम है, उनको कहा भी इनकी रिसर्च करके दो हमने, है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है ना, जैसे डिजिटल इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अंशुमान भारत है, नेशनल एजुकेशन स्वच्छ भारत अभियान, ये इनके ऊपर अभी गवर्नमेंट ने जुलाई में लास्ट डेट थी, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो खूब पैसा मिला है जिन्होंने अप्लाई किया है पूरे देश में। तो सर अभी हमारे कॉलेज को ग्रांट मिली है ICSR जी, सेमिनार के लिए सर ICSR से ग्रांट मिली है सर। हाँ, ये सब लेते रहो, मिली क्या, बार बार लेते रहो, इनका काम है पैसा देना, आपका काम है रिसर्च करना, सेमिनार करना, अटेंड करना। कभी अमेरिका चले गए, कभी कनाडा चले गए, कभी वाराणसी चले गए, सब पैसा देते हैं ये, बस काम करते रहो रिसर्च का, इनको ये लगेगा रिसर्च है। फिर जो प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर, ये सब पैसा देते हैं, इनके पास, सबके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट है, हर एक के पास, हर एक इंडस्ट्री के पास। और बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है वो एजुकेशन के लिए, वेलफेयर के लिए पैसा रखती है, तो वहाँ अप्लाई करो। जैसे टाटा में है, अंबानी है, हीरो होंडा है, ONGC है, फार्मा का, सब पैसा देती है, ऑल प्राइवेट कंपनी। आप खोल कर देखो उनकी वेबसाइट और उनको चिट्ठी लिखो, मैं ये रिसर्च करना चाहती हूँ, प्लीज हेल्प मी। वो कोलैबोरेटिव भी करते हैं, इंटरनेशनल भी करते हैं, नेशनल भी करते हैं। तो आप सिर्फ ये कॉर्पोरेट सेक्टर जितने कॉर्पोरेट सेक्टर सब रिसर्च करवाते हैं,
तो ये हमारा दूसरा होगा, पहला सेक्टर हो गया हमारा गवर्नमेंट का, दूसरा हो गया प्राइवेट का। और इनके साथ मिलकर रिसर्च करो। यहाँ ज्यादा वो जो बता रहे हो ना, तो पीछे डिफिकल्टी बता रहे थे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, या ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती है। सर जो लोग जॉब में वो लोग कैसे करें? जो में है आप इनके साथ करिए और उनसे अपने परमिशन ले लीजिए। जॉब का जो काम है डॉक्टर वर्तिका बंसल, जो आपका काम है वो तो करिए भाई। कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहती है भाई जो हमारा काम है वो करो। बाकी समय में आप इनके साथ मिलके संडे सैटरडे छुट्टी, सुबह शाम दोपहर जब मौका मिले अपना काम करते रहो, पर इन्फॉर्मेशन जरूर दो। गवर्नमेंट सेक्टर में बगैर इन्फॉर्मेशन नहीं, फिर आपका एक्शन हो जाएगा, फिर मेरे को कहेंगे यादव साहब ने हमें गलत गाइड कर दिया। तो आप कहीं भी काम करो पर अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्मेशन दो भाई मुझे परमिशन दी जाए, मैं काम करूंगी और जो मेरा आपने काम दिया है उस काम को मैं पूरी तरह करूंगी, फिर दे देगा एम्प्लॉयर। अब संडे सैटरडे को छुट्टी होती है, एम्प्लॉयर थोड़ी बुलाता है आपको, बुलाए उस दिन चले जाना, नहीं अपना काम कर लो प्रोजेक्ट का। अच्छा, फिर तीसरा आता है एनजीओ। जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, इंटरनेशनल लेवल पे भी है, नेशनल लेवल पे भी है। तो आप इनसे सारे जितने मैंने आइटम बताए सब पर रिसर्च पे पैसा देते हैं, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है इनमें ज्यादा, पर रिसर्च आनी चाहिए। हमारे देश में 31 लाख से ज्यादा एनजीओ है, मोर देन 31 लाख, मोर देन 31। 16 लाख के लगभग हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, दो एनजीओ और एक गवर्नमेंट करे, सब एजुकेशन में काम कर रहे हैं। तो पैसा भी ठीक यूज होगा और प्रॉपर यूज होगा और फोकस्ड होगा। तो ऐसी बहुत सी एनजीओ है जो देश में काम कर रही है, बहुत सी एनजीओ है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, और वो स्कॉलरशिप वगैरह सब देती है पीएचडी करने के लिए और बाहर रिसर्च करने के लिए, सब प्रोविजन है। अब मैं आपको जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे विजिटिंग फेलोशिप देती है कैंपस फ्रांस, है ना, यंग रिसर्चर्स को, विजिटिंग फेलोशिप प्रोग्राम फॉर यंग रिसर्चर बाय कैंपस फ्रांस, है जी। एक मोरिस एनिमल फाउंडेशन है, एक जो आर्क इंडिया है, आर्क इंडिया ऑस्ट्रेलिया की है, ये देती है फेलोशिप के लिए, ये एनजीओ है। इवन तुम्हारे ये जो एक एनजीओ आगा खान फाउंडेशन की बहुत देशों में, आगा खान फाउंडेशन, तो आगा खान फाउंडेशन या इंडिया में भी है, उसके साथ बहुत लोग हम काम कर रहे हैं, तो आप भी करिए, यदि बाहर और यहाँ दोनों जगह काम करते हैं, यू कैन गेट अपॉर्चुनिटी। एक एबलिश फाउंडेशन है, ये भी इंटरनेशनल है ना, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन है, मेक इन डिफरेंस है, सेंटर फॉर पीस है, प्रथम है जो अचीवमेंट पे करती रहती है काम, अक्षय पात्रा फाउंडेशन, आकांक्षा, कराई, सेव द चिल्ड्रन, दीपालिया, बचपन बचाओ आंदोलन, मध्य प्रदेश का है जो कैलाश सत्यार्थी, नोबेल प्राइज मिल गया, बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया और बच्चों को जो एजुकेशन में भेजा। देखो वर्ल्ड में नोटिस होगा, सबसे बड़ा प्राइज उसको जो नोबेल प्राइज मिल गया। देखो कितनी बड़ी बात है, बड़े बड़े सर काम किया मैंने जी, बचपन बचाओ में। हाँ किया, ये सर कुछ दिन देखिए उसको कितना वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है कैलाश सत्यार्थी जी को मिल गया। यहाँ बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े लोग कोशिश करते हैं, नहीं मिलता है। देखो अच्छा काम करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, जब आपने उनके साथ किया तो आप ऐसा काम करोगे विजय कुमार जी तो आपको भी मिल जाएगा। बहुत बड़ा प्राइज है। मैंने वहाँ पे थोड़ा सा डेटा एनालिसिस का वर्क था, मैंने किया था कुछ दिन। हाँ वो देखिए अच्छा काम किया ना उसने। यस सर। हाँ तो देखिए ये एनजीओ है, ये अंधेरी अशोका इनोवेटर, ऐसी जो है ना टीच फॉर इंडिया, ऐसी बहुत है। सर इसकी पीडीएफ भेज दीजिएगा सर। है जी सर केयर इंडिया सर फंड करती है क्या हम लोग को? और क्या सब केयर फंड कर। आप ऐसा करो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप क्या नाम है, गूगल खोला करो और उस पर लिखो प्लीज टेल दी लिस्ट ऑफ एनजीओज अराउंड रांची, अराउंड भोपाल, अराउंड दिल्ली, सारी मिल जाएगी। लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज इन ऑस्ट्रेलिया, लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज इन अमेरिका, तो सब मिल जाएगी।
तो आप जो ठीक लगे उसके साथ काम कर लो। ओके सर। और क्या, ऐसे इंडस्ट्री का है, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री अराउंड भोपाल, तो उनके साथ कर लो। आप सीधा ईमेल खास कर तो कोई चिट्ठी भी नहीं, ईमेल करो, कोरस्पोंडेंस करो और अपना शुरू कर दो काम। और ज्यादा फॉर्मेलिटी की भी जरूरत नहीं है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये लास्ट वाला काम करते हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल जितनी भी एजेंसी हैं सब पैसा देती है रिसर्च करने को, डिफरेंट कंट्रीज को इंटरनेशनल एजेंसी सब पैसा देती हैं। तो आप वहां से भी लिया करो और इंटरनेशनल बन जाओ। जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, सारे वर्ल्ड को देता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, सबको देता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, सबको देता है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फोर्ड फाउंडेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, और जितने भी हाई कमीशन है इनके थ्रू भेज दिया करो, तो डिफरेंट कंट्रीज में आपका प्रपोजल चला जाएगा। इंटरनेशनल एसोसिएशन बनी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, सब एसोसिएशन से जुड़ जाओ तो सारे वर्ल्ड के लोगों से मुलाकात हो जाएगी और वहां पे जो है आना जाना शुरू हो जाएगा, प्रोजेक्ट करना शुरू कर देंगे सब। आप अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज, ड्यूक यूनिवर्सिटी यूएसए, इंटरनेशनल कैरियर इंस्टीट्यूट यूएसए, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी, ये सब आपको फंड, सीडा स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी, यूके इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये ऐसे आप ढूंढते रहा करो गूगल पे, फिर उसकी वेबसाइट देख लिया करो, बस फिर बात बन जाएगी। अब एक जो है मेरी आपसे एक ये जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनने जा रहा है। 50,000 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार ने दे दिए हैं, ऑटोनोमस होगा, रिसर्चर चलाएंगे, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। आप अपने गूगल पे इसका स्टेटस देख लेना, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो फिर इसके अंदर आप कितने ही पैसे ले लो, बस रिसर्च बढ़िया होनी चाहिए, टॉपिक बढ़िया होना चाहिए, और फिर रिसर्च के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये नेशनल पॉलिसी का जो है बड़ा इम्पोर्टेंट जो है रिकमेंडेशन है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। आपने काफी जिक्र भी किया होगा, डिस्कस भी किया होगा। एक मेरा ये सुझाव है आपसे, अभी मुझे लेसन क्लोज करना है, एक सुझाव है, आप लिख लीजिए अपने उस पे, अपनी नोटबुक पे, फुल ब्राइट फेलोशिप लिख लीजिए। फुल ब्राइट फेलोशिप, FULBRIGST फेलोशिप, फुल ब्राइट फेलोशिप, डॉक्टर नाहर सिंह, फुल ब्राइट फेलोशिप। यस सर। ये साथ साथ होगा, फुल ब्राइट साथ साथ। हाँ, तो ये आपने शाम को अपने गूगल पे देखनी है, और जितने भी आप लोग हैं यहाँ मेरे को दिखाई दे रहे हैं 250, तो एक है यूनाइटेड स्टेट इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन, यूनाइटेड स्टेट इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन, ये आपको देती है फुल ब्राइट फेलोशिप, और ये आपका सारा खर्चा बियर करती है। 800 फेलोशिप हर साल दिए जाते हैं। फाउंडेशन है सर ये। हाँ जी, यूनाइटेड स्टेट इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन, USIEF। सर नेहरू फुल ब्राइट फेलोशिप भी इसी का पार्ट है। हाँ, नेहरू फुल ब्राइट सही है, तो इसी का पार्ट है। यही है मैम। आप इसको मत लिखिए, आप गूगल पे सिर्फ लिख दीजिए फुल ब्राइट फेलोशिप, पूरी डिटेल आ जाएगी। ओके सर। इसकी डिटेल आ जाएगी। ये 800 फेलोशिप दी जाती है हर साल, तो आपको अप्लाई करना है सबको, और वहाँ अमेरिका जाना है। आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पोस्ट कर देते हैं, कहीं न्यूयॉर्क में, कहीं अटलांटा में, कहीं ह्यूस्टन में, कहीं जो कैलिफोर्निया में, और फिर वहाँ पे वर्ल्ड के सारे बहुत लोग मिलते हैं, तो आपका होराइजन बड़ा ब्रॉडर हो जाता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो जाता है, और सारा का सारा एक्सपेंडिचर यूएस गवर्नमेंट करती है। यूएस सर
आप मेरा एक सवाल है सर। आप बोलो, आप वीरेंद्र को। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ट्रांसलेशन के फील्ड में कोई ग्रांट है सर क्या? ट्रांसलेशन के फील्ड में ये जो है कौन सा, हिंदी में, इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में? हाँ जी, इंग्लिश लिटरेचर में सर। हाँ तो यहाँ अप्लाई करके देख लो, किसी फंडिंग एजेंसीज में, एनसीईआरटी में करके देख लो, यूजीसी में करके देख लो, आईसीएसआर में करके देख लो। इंग्लिश का जो है ये जो वहां पे मैसूर के अंदर है, वहां करके देख लो, अप्लाई कर लो, वहां दिखाई देगा आपको। और बताइए, किसी का कोई सवाल हो तो। ओके सर, थैंक यू। सर अप्लाई करने के लिए पहले हमें सिनॉप्सिस और डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए होता है? ये सिनॉप्सिस डॉक्यूमेंट जब वेबसाइट खोलेंगे उसके अंदर 3-4 चीजें हैं, अभी इनका समय मिलेगा कभी मैं तुम्हें बताऊंगा, वो तो अलग बात है। वहां पर लिखा होता है, रूल लिखे होते हैं एक बात हर एक फंडिंग एजेंसी का, फिर एरियाज लिखे होते हैं किन किन में हम एरियाज में रिसर्च में पैसा देते हैं, फिर उसके बाद प्रपोजल कैसे बनाना होता है, उसके सारे जो है ना परफॉर्मा दिया होता है, उस परफॉर्मा को भर के और वो कहाँ पे भेजना है, सब चीजें दी हुई होती है उसमें। आप वेबसाइट खोलेंगे, जैसे मैंने कार्प कमेटी बताई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, उसके अंदर सब चीज दी हुई होती है। एनसीईआरटी की खोलेंगे, एनसीईआरटी के अंदर सब चीज दी हुई होती ये है वेबसाइट को मैंने खोला भी। हाँ, इसमें इंडियन सिटीजन और यूएस सिटीजन बोथ के लिए है। हाँ, इंडियन के लिए दिया हुआ फुलब्राइट नेहरू फेलोशिप, कलाम फेलोशिप। आप बहुत फेलोशिप है, आप आराम से घर पे पढ़ना, आप अप्लाई करना, फिर एक बार नहीं मिले दोबारा नहीं, 3 बार, फिर जाओ अमेरिका घूम के आओ और पढ़ के आओ, अच्छा रिसर्च करके आओ, और फिर जब अमेरिका पहुंच जाए न्यूयॉर्क तो मुझे फोन कर देना, तो मेरे को बड़ी खुशी होगी कि आप अमेरिका में बैठे। ठीक है? आप प्रपोजल को पढ़ो, और ये 15 मिनट है, इससे पहले मैं आपको छोड़ रहा हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी। और आप जब तक आप ये सब लोग आपस में ये इसको पढ़िए, ये जो फुलब्राइट फेलोशिप को पूरा डिटेल में पढ़िए। सर कॉमनवेल्थ फेलोशिप के लिए भी सर हम लोग एलिजिबल है ना सर? सब एलिजिबल है, ऐसे बहुत फेलोशिप है, मैं तो एक बताइए आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी कॉमनवेल्थ भी है, हर एक कंट्री की है, वहाँ करिए और आगे बढ़िए, और आप आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ जाएगा। सर अभी के बाद भी परेशान सर करते रहेंगे हम। थैंक यू सर। आप परेशान नहीं करें, हम बहुत थैंक यू सर। बाद में फोन करके कैसे आई विल बी वेरी हैप्पी, जब आपको आप किसी वक्त फोन कर सकते हैं। अभी जो है इसमें फुलब्राइट फेलोशिप का सब आप अपने खोल के देखो है, और फिर मेरे को शाम को फोन करना। थैंक यू सर, फिर अमेरिका में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तुम तो बैठोगे ना? थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ पूनम मैडम कहाँ गए? थैंक यू सर। अमेरिका कौन कौन जा रहे हैं? अब चलते हैं सर। सर जिसको इंग्लिश नहीं आती वो अमेरिका कैसे जाएगा? सबको जाना है। मैडम कॉलेज वाले ही छोड़ेंगे इतनी आसानी से? जिसको इंग्लिश नहीं आती सबका वीजा तो ठीक है ना? सबका वीजा ठीक है क्या? प्रॉब्लम ये है कि अरे भाई अब आपको आपको मोदी जी को इंग्लिश नहीं आ रही है तो नहीं जाते हैं क्या? फ्रांस, अमेरिका, चाइना जाते ही हैं हम लोग भी। यहाँ FIT के लिए नहीं छोड़ रहे हैं तो अमेरिका के लिए क्यों छोड़ेंगे? यहाँ FIT करने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर फेलोशिप के लिए क्यों छोड़ेंगे? देख लीजिए। सही बात है सर, सही बात। बैक करने में क्या जाता है? निर्भय जी की तरह क्रांतिकारी विजय जी कर सकते हैं।